सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जिसमें कि हम बात कर रहे थे सेंट मैरी स्कूल के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। तो फोर्थ एक्टिविटी पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमें पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इन यो। सबसे पहले समझते हैं यो होता क्या है। यो होता है, उसमें कंसिस्ट करता है एक व्हील वाला पार्ट रहेगा, जो कि कैसा होगा, एक मास मान के चलो बेसिकली, इसका और कुछ खास काम नहीं है। वो कनेक्टेड रहेगा एक रोप लाइक मटेरियल से। ये रोप कैसा रहेगा वो देखते हैं थोड़ा सा। ये रोप जो है ना, इलास्टिक रोप है। इलास्टिक कैसा रोप होता है, जैसे कि रबर हो गया। रबर एक खींचने वाला मटेरियल है, तो इसीलिए कह सकते हैं वो एक इलास्टिक मटेरियल है। सिमिलरली ये रोप इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रबर ले सकते हो तुम। बेसिकली जो यो आता है उसमें एक बढ़िया क्वालिटी का रबर ही लगाया रहता है और एक्सटेंसिबिलिटी उससे अच्छी हो जाती है। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब खिंचाने की क्षमता। उसमें ये जो व्हील वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये क्या काम करता है, एक मास देने का काम करता है उस यो को। ये जो काम कैसे करता है उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। एक रबर बैंड लो, उससे आगे तुम कोई भी मास बांध दो, पत्थर बांध दो, गिट्टी बांध दो, ठीक है। अब उससे पकड़ो, ऐसे उंगली में बांध दो उसको। इग्नोर द नॉइस बिहाइंड। अब एक रबर बैंड का जो पिछला छोर है वो तुम अपने उंगली में बांध लो, और उसके बाद जो उसका लटका हुआ छोर रहेगा, जिसमें कि तुमने मांस बांधा है, गिट्टी बांधी है, उस पार्ट को पकड़ लो ऐसे उठा करके। अब जब तुम उसे फेंकोगे तो होगा क्या, रबर खिंचाएगा। क्यों, mg फोर्स लग रहा है उस गिट्टी पे, जिसकी वजह से ये रबर खिंचाएगा। अब थोड़ी देर बाद तुम ऑब्जर्व करोगे कि जब ज़्यादा खिंचा जाता है उसके बाद ये वापस आके तुम्हारे हाथ में लगेगा। क्यों, रबर एक फोर्स लगाता है अपनी तरफ खींचने के लिए। दिस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक फोर्स बोलते हैं बेसिकली। तो यो में हमें यही समझना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो इलास्टिक फोर्स है, इन दोनों की वजह से एनर्जी कन्वर्जन कैसा चल रहा है पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में। चलो समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले समझते हैं कि केस कैसा होने वाला है। यहाँ पे ये रही तुम्हारी उंगली। अब इस उंगली में तुमने फंसा रखा है ये वाला रोप, यहाँ पे ऐसे हुक लगा हुआ रहता है। एंड उसके बाद तुमने इसको फेंका। मान लेते हैं बॉल तुम्हारे हाथ में थी, पहले बॉल हाथ में थी, फिर तुमने उसको फेंका कस करके। सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ तक आई, ठीक है, मान लेते हैं पहले यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर और नीचे चल जाएगी ये, ठीक है। और ये मान लेते हैं ज़मीन है तुम्हारा। अब ये टोटल हाइट अगर मैं h ले लूँ, ये टोटल हाइट h ले लूँ और इसी पे हम सारे डिस्कशन करें तो कैसा सीन होगा वो समझते थोड़ा सा। जब तुम इसे यहाँ पे फेंक रहे थे, इस केस को थोड़ा एनालाइज करो। इस केस में क्या हो रहा था कि ये जो रबर है ये अपनी तरफ खींचने का कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा था, ग्रेविटी इस पे वर्क कर रही थी, ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रही थी। अगर इसका मास m है तो mg फोर्स इस पे लग रहा था। अब होगा क्या वो समझना, रबर या फिर कोई भी इलास्टिक बॉडी जितना खिंचती है, मैंने क्या बोला उस पर ध्यान देना, जितना खिंचती है, जितना इलोंगेट होती है, उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक वही रबर वाला केस ले रहा हूँ, यो वाला, इसमें मैंने मान दिया, इसको मैं खींच करके उधर ले गया, ठीक है, खींच के उधर लेकर गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं ना, इसकी नेचुरल लेंथ यहाँ थी, ये है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मतलब जिसमें कि वो कोई खींचने का फोर्स नहीं लगा रहा, जो रबर की नेचुरल लेंथ है। उसके बाद तुमने इसको थोड़ा सा खींचा इधर और यहाँ पे जाया, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में ले आए। नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन से तुम थोड़ा आगे ले गए। यहाँ पे क्या होगा, इस रबर के अलॉन्ग थोड़ा सा फोर्स लगेगा, ठीक है। इस फोर्स को मैं कह देता हूँ ना, ये टी फोर्स है, T1 क्या है, टेंशन कहते हैं बेसिकली इसको। ये टेंशन फोर्स लग रहा है जिसको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। और तुम वहां से अपने हाथ का फोर्स लगा के उसे खींच रहे हो। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे टेंशन का एक फोर्स कर रहा है जो रबर लगा रहा है, और तुम लगा रहे हो किधर की ओर, जिसकी वजह से ये बॉल आगे की ओर जा रहा है। अभी समझना, कॉन्स्टेंटली तुम लगाए जा रहे हो। अब जब तुम इसे केस 3 में ले आते हो और आगे ले जाते हो, तब यहाँ पे T2 लगेगा, फोर्स लगेगा। अब तुम्हें यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि T2 जो है वो ग्रेटर देन T1 है। रीजन क्या है इसका वो समझते थोड़ा सा। इसका जो बेसिक रीजन है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है इलोंगेशन पे, और T2 के केस में इलोंगेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, 1 से 3 में इलोंगेशन ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं इसको। रिस्टोरिंग फोर्स कह लो, टेंशन फोर्स कह लो, अलग अलग नाम है। वो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलोंगेशन ज़्यादा है। इलोंगेशन पे ही डिपेंड कर रहा है वो वाला अट्रैक्टिव फोर्स। तो इलोंगेशन ज़्यादा हुआ तो T2 के केस में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ में आया। तो जितना ज़्यादा आगे खिंचाएगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। नेचुरल लेंथ पे कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, अगर मैं इसको T0 कह दूँ, ये जीरो वाला साइन ना नॉट कहलाता है, T0 कह दो तो T0 की वैल्यू ही 0 है। T0 की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक्सटेंशन ही नहीं है ना। किस पे डिपेंड कर रहा था वो, कितना इलोंगेट हुआ है। जो टेंशन फोर्स लग रही है इधर की ओर, वो किस पे डिपेंड कर रही है कि कितना इलोंगेशन हुआ है। यहाँ इलोंगेशन 0 है नेचुरल लेंथ से, तो बिल्कुल 0 फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव वाला। अब यहाँ पे समझते हैं, जब तुम्हारे हाथ में था mg लग रहा था,
और कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स टेंशन नहीं लग रही थी। जब तुमने उसको छोड़ा, हुआ क्या, धीरे धीरे ये नीचे गया mg की वजह से। जब ये नीचे गया तो जाते जाते ये इलोंगेशन बढ़ा, इलोंगेशन बढ़ा तो क्या हुआ, इलोंगेशन के बढ़ने की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रबर के अलोंग, जो भी रबर का रोप है तुम्हारा उसके अलोंग ऊपर की ओर लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये ध्यान देना, यहाँ पे लग रहा है एक फोर्स, टेंशन 1 कह देता हूँ, इसके इसको हटाते हैं, यहाँ पे ये हटा देते हैं। यहाँ पे T1 फोर्स लग रहा है और यहाँ पे mg लग रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान से समझना। अब क्या है ना, mg का फोर्स तो कांस्टेंट है, वो तो बदलने नहीं वाला, लेकिन जो इलोंगेटेड फोर्स है, ये वाला जो रबर का फोर्स आ रहा है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आया कुछ आया कुछ आया, ठीक है, ऊपर की ओर फोर्स आया, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, ऊपर की ओर लग रहा फोर्स बढ़ा। ये जो मिड पॉइंट लिया है ना मैंने, इस पोजीशन पे क्या होगा, ऊपर लग रहा फोर्स और नीचे लग रहा फोर्स यानी mg बराबर हो जाएगा इसके, ये मिड वाला रीजन जो है उसमें। क्यों होगा, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करनी, मैं तुम्हें एक्टिविटी समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा। उसकी वजह से होगा क्या, अब जो नेट फोर्स है वो किधर काम करेगा, पहले नेट फोर्स किधर लग रहा था, ऊपर की ओर टेंशन, नीचे mg, टेंशन कम था पहले इस पॉइंट से, पहले ऊपर का टेंशन कम था, mg ज्यादा था, तो mg माइनस टेंशन करोगे क्या आएगा, कुछ नेट फोर्स आएगा ना पॉजिटिव, इधर की तरफ में कुछ नेट फोर्स आ जाएगा ना, mg ज्यादा है टेंशन से, तो वो बॉडी नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही थी। बात को ध्यान से समझना। अब इस केस के बाद यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, उसके बाद क्या होगा, जब ये वेलोसिटी तो थी इसके पास, ये आगे बढ़ेगा और इलोंगेशन होगा। जब इलोंगेशन और होगा, मान लेते हैं बीच के किसी पोजीशन को, जब इलोंगेशन और होगा तो ऊपर की ओर फोर्स बढ़ जाएगा, mg तो नहीं बढ़ा ना, ऊपर की ओर फोर्स बढ़ गया तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। इस बात को समझ रहे हो। अभी यहाँ पे जो 1-2 क्वेश्चन लिखे एक्टिविटी के, वो इसी से सॉल्व होंगे, इसी कॉन्सेप्ट से। ऊपर की ओर का फोर्स बढ़ गया तो होगा क्या, उससे पहले यहाँ से यहाँ आने में, जब यहाँ से यहाँ आ रही थी बॉडी नीचे की ओर, तब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। जब यहाँ से नीचे जाने लगी तब क्या होने लगा, वेलोसिटी डिक्रीज। सीधी सी बात है, क्यों, नेट फोर्स ऊपर लगने लगा तो जो वेलोसिटी इधर की तरफ थी वो ऊपर की तरफ जाने लगी, एक्सेलरेशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट होते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, रिटार्डेशन होता है। तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, नेट फोर्स ऊपर लगा, नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, वेलोसिटी इसकी घटेगी, घटते घटते यहाँ पे जीरो हो गई, ठीक है, केस ऐसा है, यहाँ पे जीरो हो गई नीचे आते आते। तो ये केस है इसमें टोटल। अब ये समझ में आ गया ना, सारे क्वेश्चंस धुएं की तरह उड़ जाएंगे। अब बस एक बार एनर्जी एनालिसिस कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जीज के पास क्या है, एक तो mgh है, h हाइट है तो mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, मान लेते हैं सिर्फ छोड़े हो तुम, रिलीज की रेस्ट से, तो mgh है, यही टोटल इसकी मैकेनिकल एनर्जी बन गई। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। इस केस में बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh/2, ठीक है। अच्छा, ये mgh फोर्स किस में है, ये ध्यान रखना, ये mgh फोर्स किस में स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड है तुम्हारे व्हील में, ये व्हील के अंदर है ये वाला जो एनर्जी स्टोर्ड है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे क्या होगा, ये mgh/2 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हो गई, ठीक है। कुछ काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी कुछ आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी इसकी। अब आगे क्या होगा इसके साथ साथ, क्योंकि इस केस को समझना थोड़ा सा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन, ठीक है। mg फोर्स लगा, यहाँ पे कुछ x डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो mgx ये किसका वर्क डन है, ग्रेविटी का, यहाँ से यहाँ लाने में। मान लेते हैं ये आधा हाइट था, ये h/2 है, यहाँ से यहाँ, ये भी h/2 है, यहाँ से यहाँ, तो होगा क्या, mgh/2, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, ये वर्क डन किया ग्रेविटी ने यहाँ से यहाँ लाने में। टेंशन ने कितना वर्क डन किया, उसका एक फॉर्मूला होता है kx²/2, फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना, इतना समझो इसने भी कुछ वर्क डन करा होगा, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि फोर्स ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब इसने भी कुछ वर्क डन करा है इस बॉडी में। और जब भी वर्क डन नेगेटिव होता है तो होता क्या है, इसकी कुछ एनर्जी खींच लेती है वो बॉडी जो नेगेटिव वर्क डन कर रही है, इसका मतलब कुछ एनर्जी इस रोप में स्टोर हो गई है। तो मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी घटी वो कहाँ गई, वो 2 जगह पे गई है। एक तो इसकी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में चली गई है, पहली बात काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में चली गई है, और कहाँ गई है, एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में चली गई है, और साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये जो रोप है उस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में चली गई है। जब नॉर्मल फ्री फॉल होता है तब क्या होता है, जो बॉल तुमने गिराया जितनी पोटेंशियल घटी उतनी ही क्या हो गया, उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। यही केस होता है हमारा नॉर्मल फ्री फॉल में। लेकिन इस केस में तुम रबर में बांध के फेंकोगे तो क्या उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। उसके साथ क्या होगा, स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, होगा क्या, mgh/2 कुछ घटा, पोटेंशियल एनर्जी mgh से mgh/2 हो गया, वो काइनेटिक, वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कुछ काइनेटिक में चली गई, कुछ चली गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अपना काम करेगी, ठीक है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होने वाली है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ नीचे आए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं।
काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे आया वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, फिर वेलोसिटी घटने लगी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ था। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी था मैक्सिमम तो यहीं पे मिला होगा ना। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इसको मैं जीरो पुट कर दूंगा। क्यों जीरो आएगा, यहाँ नीचे आके ये रुक गया, पूरा अच्छे तरह से रुक जाता है सबसे लास्ट में आके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब ये सब जीरो होके गया का, ये सब जीरो होकर के स्टोर हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग में। पोटेंशियल ये 1 कर देता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग 2, ये केस हुआ यहाँ पे, ये 2 कह रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो 2 है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी 1 है। ये किसका है, स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग में जो स्टोर हो रहा है। क्लियर है। अब इसमें तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसको देख के तुम समझ सकते हो। केस समझे, mgh उतना ही पोटेंशियल एनर्जी था इसमें स्टोर्ड, नीचे गया वेलोसिटी थोड़ी सी इसकी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी घट गई। पोटेंशियल एनर्जी जो घटी वो कहाँ गई, एक तो काइनेटिक एनर्जी में चली गई थोड़ी बहुत इसको बढ़ाने में, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग में चली गई। ठीक है, अब वो आगे और गया, वेलोसिटी बहुत घट गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया, सारी एनर्जी स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग में। अब यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको वापस ऊपर खींचेगा, ऊपर इसको फोर्स लगाएगा और ऊपर ले जाएगा। फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन करेगा। अगर वर्क कर रहा है तो एनर्जी कौन सी वाली यूज करेगा, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग यूज करेगा वर्क करने में। अब क्वेश्चन समझना, किस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन व्हील मैक्सिमम में। व्हील के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ आ रही है, नीचे, बीच में, सबसे टॉप पे, तो इसका आंसर होगा टॉप पोजीशन पे आएगी। अब देखते हैं, व्हेन इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम दिख रही है, मिड पॉइंट पे। अब देखो तुम सोचोगे जब प्रैक्टिकल लिया जाएगा क्या इतना समझाना है, नहीं समझाना है, तुम सीधा सीधा बोल दोगे ना, सीधे आंसर दे दोगे, सर यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, सीधे बोल देना। सर टॉप पे एमजीएच सबसे ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, ऐसे जवाब दोगे तुम प्रैक्टिकल में। ये एक्सप्लेनेशन है, यू नीड नॉट टू वरी मच अबाउट हाउ डेप्थ यू हैव टू सी इन दिस एक्सप्लेनेशन। जितना डेप्थ खोजोगे उतना डेप्थ मिलेगा इसमें। तुम्हें बस अंडरस्टैंडिंग रखनी है, लॉजिकली हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। नहीं आ रहा है तो इट्स नॉट लाइक इसके बिना नहीं होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दी बेसिक फेनोमेना। ठीक है, तो टॉप पे एनजीएच सबसे ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी जो स्टोर्ड है व्हील में। अगर मैं तुमसे यही पे क्वेश्चन पूछूंगी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली कहाँ है, ये तो मैंने क्या पूछा था, पोटेंशियल स्टोर्ड इन व्हील मैक्सिमम कहाँ पर है, व्हील वाली यहाँ पे। सबसे ज़्यादा स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, तो स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के ही इक्वल होगा टोटल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारी एक्टिविटी में, व्हेन इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी कहाँ है, मिड पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा मिड पॉइंट। पूछोगे सर आपको कैसे पता चला मिड पॉइंट है ये, क्या पे मैक्सिमम होगा। आई नो एवरीथिंग, दिस इज वेल प्रूव्ड इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में इसे अच्छे से प्रूव किया जाता है कि हाउ इट हैपेंस। ठीक है, अभी मैं प्रूव नहीं कर सकता, बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स यूज नहीं कर सकते, फिर भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की हाउ इट गोज। कंक्लूजन क्या है इसका, पोटेंशियल था, काइनेटिक में बदला, फिर काइनेटिक किस में बदल गया, पोटेंशियल में। पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंजेस विद काइनेटिक एनर्जी, यही है इसका कंक्लूजन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में। इसमें अगर डाउट आ रहा है तो बेसिक इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी व्हील के अंदर, तो एमजीएच पे होगी जहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, जहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मिड पॉइंट पे होता है। क्यों, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, यहाँ डीसेलरेशन होता है इसके आगे वाले पॉइंट में, वेलोसिटी घटने लगती है, तो मैक्सिमम तो यही मिड पॉइंट में मिलेगा। तो मिड पॉइंट पे सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी है। आई होप दिस इज क्लियर।